Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 31st January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से रिलेटेड है. नाउ रिसेंटली ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस. जब भी हम कोई भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जिक्र भी होता है. सो विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ये किस तरह रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, और जो प्रेजेंटली जो जियो पोलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, हाउ दिस पाइपलाइन इज कॉजिंग दैट. सो विल कवर ऑल दिस एक्सपेक्ट. इसे लेकर आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, तो हम वन बाय वन ब्रेकअप करके नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के इस पूरे टॉपिक को समझते हैं. तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इट्स बैक इन न्यूज़, स्पेशली जब हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कवर करते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया के बीच में डायलॉग्स एक्सचेंज होते हुए देखते हैं. तो काफ़ी बार नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जिक्र यहाँ पे किया गया है. तो सबसे पहले ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं बाल्टिक सी. तो एज यू कैन सी ओवर हियर दैट नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज द लॉन्गेस्ट सब सी पाइपलाइन. ये बिल्कुल बाल्टिक सी के नीचे से पास करती है. सो इट इज़ अ लॉन्गेस्ट सब सी पाइपलाइन जो कि यूरोप और रशिया को एक दूसरे से कनेक्ट करती है. तो बेसिकली ये जो गैस पाइपलाइन है, ये रशिया में एक एनर्जी गायंट है. इट इज़ ओन्ड बाय दैट गैसप्रॉम करके. तो वहाँ से जो गैस है वो एक्सपोर्ट की जाएगी कहाँ पे, टुवर्ड्स यूरोप. और ये कहाँ से होकर गुजरेगी, ये सब सी पास करेगी थ्रू बाल्टिक सी. एंड नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के लिए जो गैस आने वाली है दैट इज़ मेनली गोइंग टू कम फ्रॉम वेस्टर्न साइबेरिया. वेस्टर्न साइबेरिया में हमारे पास रशिया में देर इज़ अ बोवन एंड कोवो ऑयल एंड गैस कंडेंसेट डिपॉजिट्स. वहाँ से जो गैस है वो प्रोवाइड होगी टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन. नाउ अगर हम बिल्कुल इनिशियली ही इसकी सिग्निफिकेंस की बात देखें तो एज यू कैन सी, सीधा जो गैस है वो आपके रशिया से कहाँ पहुँच रही है, जर्मनी पहुँच रही है, यूरोप पहुँच रही है. और बीच में कोई भी ट्रांजिट कंट्री यहाँ पे नहीं आ रहा. रास्ते में किसी और कंट्री से होकर ये पाइपलाइन नहीं गुजर रही. सीधा बाल्टिक सी के सब सी से निकलकर इट इज़ रीचिंग द यूरोप. नाउ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में भी हमारे पास टू लाइन्स हैं. नॉर्थ स्ट्रीम 1 की अगर हम बात करें, सो दिस गॉट completed in 2011. एंड रशिया में लेनिनग्राड जो एरिया है वहाँ पे वाइबॉर्ग से ये ओरिजिनेट होती है, यहाँ से शुरू होती है. एंड बाल्टिक सी से मूव करते करते जर्मनी में जो आपका ग्रीफ्सवॉल्ड है यहाँ पे ये पहुँच रही है. तो ये दोनों प्लेसेस के नाम आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए. रशिया में वाइबॉर्ग और जर्मनी में ग्रिफ्सवॉल्ड, इन दोनों के बीच में रन कर रही है आपकी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 1. इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी है, नंबर 2. ये सितंबर 2021 में इसकी कंप्लीशन हुई है. नाउ ये भी रशिया के लेनिनग्राड एरिया से ही शुरू होती है, लेकिन जो हमारी पाइपलाइन नंबर 1 है वो स्टार्ट होती है वाइबॉर्ग से. लेकिन पाइपलाइन 2 यहाँ पे उस्तलुगा जगह है लेनिनग्राड में, वहाँ से शुरू होती है. अगैन इट मूव्स सब सी फ्रॉम द बाल्टिक सी एंड अल्टीमेटली ये भी जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड में पहुँचती है. ना अगर हम इन दोनों पाइपलाइंस को मिला लें, नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2, इन दोनों की मिलाकर कैपेसिटी तकरीबन 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की हो जाती है. एक ईयर में यूरोप को इतनी जो गैस है वो प्रोवाइड हो सकती है एटलीस्ट फॉर अनदर 50 ईयर्स. एंड क्योंकि ये बाल्टिक सी से पास कर रही है तो रास्ते में ये बहुत सारे कंट्रीज़ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर भी गुजरती है. लाइक एज यू कैन सी, you have Russia over here, Finland, Sweden, एस्टोनिया, लाटविया, लिथानिया. तो ऐसे कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, और डेनमार्क, जर्मनी, इन सब की टेरिटोरियल वाटर से भी ये होकर पास करती है. जर्मनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज यू कैन इवन सी इन दिस डायग्राम, जर्मनी में जाकर ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है
ये फर्दर ओपाल पाइपलाइन है जर्मनी के अंदर, जो कि कुछ इस तरह से रन कर रही है, इसको कनेक्ट करती है जाकर। एंड देन वी ऑल्सो हैव नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन, और जर्मनी में ही ये ग्रिफ्सवॉल्ड को रेडन जर्मनी के नदरन एरिया में भी कनेक्ट कर रही है। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो कि यहाँ पे एज अ सबसी आ रही है, जर्मनी में पहुँचने के बाद ये यूरोप की जो और इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं यूरोपियन ग्रिड की, उनको जाकर फर्दर कनेक्ट करती है। ना नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रही हैं। सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी एफर्ट्स कर रहा है। जर्मनी की पूरे लॉज इस तरह से बन रहे हैं कि जर्मनी की जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो डिक्रीज़ हो सके एंड दे कैन फाइट क्लाइमेट चेंज। और ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है ये अभी तक ऑपरेट नहीं हुई है बिकॉज अकॉर्डिंग टू जर्मनी इट डज नॉट कंप्लाई विद द जर्मन लॉज एंड देयरफॉर इसका जो अप्रूवल है वो सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसके बाद इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्शंस भी बहुत हैं, स्पेशली फ्रॉम यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अगर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ऑपरेशनलाइज हो जाती है तो जो यूरोप है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया उनको काफ़ी ज़्यादा गैस सप्लाई करेगा। सो यूएसए डोंट वांट कि जो यूरोप है, यूरोप के अंदर जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ हो सके। और इसको लेकर ये पॉइंट भी उठता है कि रशिया कैन यूज़ दिस पाइपलाइन एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन, एंड इसी के चलते इवन यूक्रेन ने ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि अगर अभी तक क्योंकि ये पाइपलाइन ऑपरेशनलाइज नहीं हुई है तो फिलहाल रशिया से जो गैस जाती है वो ऐसे पाइपलाइंस के थ्रू जाती है जो कि मल्टीपल कंट्रीज से होकर गुजरता है, और ऐसी ही एक पाइपलाइन यूक्रेन से भी जाती है। तो अगर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ऑपरेशनलाइज हो जाती है तो ऐसे केस में यूक्रेन को भी काफ़ी बड़ा लॉस होगा। दे कैन लूज अराउंड $2 बिलियन सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट से जो उनको फ़ी मिलती थी वो कम्प्लीटली लूज़ कर देंगे। और ये भी माना जा रहा है कि अभी क्योंकि रशिया की जो गैस है वो यूक्रेन के थ्रू ट्रांजिट होकर गुजरती है, एंड देयरफॉर रशिया थोड़ा सा सोचेगा यूक्रेन के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, यूक्रेन में इंटरवीन करने के लिए। लेकिन जब ये पाइपलाइन जो यूक्रेन से पास करती है, जब इसका यूज़ ही नहीं रहेगा, तो ये कहा जा रहा है कि तब जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जो यूक्रेन की सिक्योरिटी को लेकर इतना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन से पास होकर आती है, और अगर ये गैस पाइपलाइन ने काम करना बंद कर दिया तो यूक्रेन के अंदर रशिया की इंटरवेंशन भी हो सकती है, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं दे विल ऑल्सो लूज देयर इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के अलावा और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक पोलैंड, बेलारूस, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अपोजिंग दिस पाइपलाइन, क्योंकि वहाँ से भी पाइपलाइंस गुजरती हैं, उनको भी ट्रांजिट फ़ी मिलती है। सो बिकॉज दिस पाइपलाइन इज़ बाईपासिंग द एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस एंड ये सब सी होकर गुजर रही है, तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ से पहले ये पाइपलाइंस मूव किया करती थी, जो ट्रांजिट कंट्रीज़ थे, दे आर डेफिनेटली अपोजिंग इट। ना काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो अभी रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस दौरान यूएसए ने ये कहा कि अगर रशिया यूक्रेन पे इन्वेड करेगा, वहाँ पे इस तरह की इंस्टेबिलिटी बनाकर रखेगा, सो दे विल स्टॉप द नॉर्थ स्ट्रीम। नाउ इसे लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम जर्मनी की बात करें, सो दे सीम्ड वेरी रिलक्टेंट। इनिशियली उन्होंने ऐसे कोई सैंक्शंस नहीं लगाए हैं नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर। हाउएवर इट हैज़ नाउ सेड कि जो सैंक्शंस हैं दे आर ऑफ द टेबल। तो ये जो रिलक्टेंस हमें जो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, उन्होंने तुरंत नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, ये अपने आप में शो करती है कि इस पाइपलाइन की इम्पोर्टेंस क्या है यूरोप के लिए। यूरोप के लिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूरोप की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो हर साल यूरोप को मोर देन 100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस चाहिए, एंड जिसका 40% सिर्फ और सिर्फ रशिया से आता है ना। यूरोप की इतनी एनर्जी डिमांड इसलिए भी है बिकॉज वहाँ पे बहुत ही लॉन्ग यूरोपियन विंटर्स होती हैं। यू नीड एनर्जी टू हीट होम्स, टू रन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज। वो जो हार्श एंड लॉन्ग यूरोपियन विंटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली पावर जनरेशन और एनर्जी डिमांड्स इंक्रीज कर देती हैं। एंड लास्ट अगर हम कुछ डिकेड्स देखें तो जो यूरोप है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है ऑन गैस इंपोर्ट, वो काफ़ी गैस इंपोर्ट करता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है यूरोप की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। और
अगर हम इस टाइम पे देखें कि रशिया के ऊपर जो यूरोप की गैस डिपेंडेंस है, क्योंकि 40% ऑफ द गैस इज़ कमिंग फ्रॉम रशिया, वो इजीली डिक्रीज नहीं हो सकती बिकॉज देर इज़ नो इजी रिप्लेसमेंट। कोई और ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ से आप इतनी एफिशिएंटली गैस को रिसीव कर सके। नाउ अगर हम बात करें कि वी हैव द इम्पोर्टर्स ऑफ LNGs, लाइक कतर जैसा कंट्री है, यूएस है, लेकिन अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना है कि आप यूएस से गैस को यूरोप में पहुंचा दें या फिर कतर से आप पहुंचा दें। सो देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन over the desirability of shipping gases from other destinations, जिसकी वजह से रशिया is very promising area and therefore 40% of the gas of Europe comes from Russia only. And even इसे लेकर यूएस ने कहा था they are talking to some gas producing countries कि बाई चांस अगर रशिया ने सप्लाई रोक दी यूरोप की तो उनको यूरोप जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो यूरोप को गैस सप्लाई कर सकें, बट ये उतना फिजिबल ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म आप जो डिमांड है उसे मीट कर जाएंगे, लेकिन जो फ़िलहाल जो ग्लोबल शॉर्टेजेस चल रही हैं उसके अंदर ऐसे बैकअप रखना फॉर यूरोप इट इज़ नॉट दैट फिजिबल। एंड जर्मनी भी यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है क्योंकि जर्मनी इज़ ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड दे आर फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर, दे आर कटिंग ऑन देयर रिलायंस ऑन कोल, एंड देयरफॉर इनकी जो डिपेंडेंस है वो रशियन गैस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज गैस इज सीन एज अ क्लीनर फ्यूल। एंड अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है इन दी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस, जिसके चलते जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है कि वो ज़्यादा सैंक्शंस नहीं लगा सकते ऑन दी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। एंड अगर हम इसे गैस के प्राइसेस से रिलेट करें तो अगर रशिया से गैस नहीं आती है और रिड्यूस हो जाती है गैस सप्लाई तो ऑटोमेटिकली यूरोप के अंदर जो गैस प्राइसेस है वो इंक्रीज कर जाएंगे, एंड दिस इज़ नॉट वेरी ये पॉपुलर थिंग डोमेस्टिकली। कोई भी कंट्री ऐसा करना नहीं चाहेगा। ये तो इम्पोर्टेंस थी यूरोप के लिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया इज़ हैविंग द लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, एंड रशिया का बजट भी अगर हम देखें तो 40% इनकम उनको सिर्फ और सिर्फ गैस की सेल, ऑयल की सेल से ही आती है। फॉर रशिया ऑल्सो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो बीच में जो ट्रांजिट कंट्रीज आते हैं वो यहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं। सो इट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स द रिस्क विच इज़ रिलेटेड टू द सेंडिंग गैस थ्रू ट्रांजिट कंट्रीज, एंड देयरफॉर रशिया के लिए भी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो यहाँ से कट ऑफ हो जाती है, जो ट्रांजिट फी वो पे करते थे वो यहाँ से कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्सेस सीधा गैस का कहाँ पहुँच रहा है, यूरोपियन कस्टमर्स की तरफ पहुँच रहा है, एंड देयरफॉर इट विल इंक्रीज यूरोप्स डिपेंडेंस ऑन रशिया, एंड क्योंकि इट इज़ गिविंग गैस टू इट्स रिलायबल कस्टमर, एंड क्योंकि ये दोनों यूरोप और रशिया दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसे डीएस्केलेट करने के लिए इसे एक बार्गेनिंग चिप के जैसे यूज़ किया गया है। हाउएवर ये इसके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं या नहीं, ये ऑपरेशनलाइज होगा या नहीं, इसकी जो फेट है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, इट इज़ हैंगिंग इन अ बैलेंस राइट नाउ। लेकिन ये पूरा का पूरा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किस तरह यूरोप के लिए इम्पॉर्टेंट है, रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी कंट्रीज़ यूरोप के क्यों इसको लेकर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये पिक्चर आपको अब यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि रशिया के कौन कौन से सिटीज़ हैं, जर्मनी में कौन सा सिटी है जहाँ पे ये पाइपलाइन आ रही है, और बाल्टिक सी से सब सी लेवल पे ये पास करती है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट बॉम्ब साइक्लोन। तो बेसिकली जो ईस्टर्न यूएस है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंटर स्टॉर्म एक्सपीरियंस किया गया है जिसे कहा जाता है बॉम्ब साइक्लोन। तो हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉम्ब साइक्लोन टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स कवर व्हाट इज़ बॉम्ब साइक्लोन। सो बॉम्ब साइक्लोन जो टर्म यूज़ की जाती है ये मेनली जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो साइक्लोन्स जो कि टेम्परेट एरिया में एक्सपीरियंस किए जाते हैं, उन साइक्लोन्स को आप मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स भी कहते हैं। जैसे ही इन साइक्लोन्स में काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, एकदम से जो साइक्लोन है जब वो इंटेंसीफाई हो जाता है तो ऐसे साइक्लोन को बॉम्ब साइक्लोन कह दिया जाता है। Now, when the atmospheric pressure will drop at least 24 MB within 24 hours, 24 आवर्स में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 24 MB से भी अगर कम से कम ड्रॉप हो जाता है
तो ऐसे साइक्लोन को कहा जाता है बॉम्ब साइक्लोन। ना बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। साइक्लोन के लिए हमें चाहिए लो प्रेशर। जितना लो प्रेशर होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपको साइक्लोन, उतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे स्ट्रॉम क्रिएट होगा। तो एक दिन में अगर 24 MBs कम से कम अगर प्रेशर कम हो गया, इतना प्रेशर का चेंज आया जो कि कम से कम 24 MBs का था, तो ऐसे साइक्लोन के अंदर रैपिडली लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर जो है वो इंटेंसीफाई हो जाता है। रिजल्टेंटली इस इंटेंसीफाइड साइक्लोन को कहा जाता है बॉम्ब साइक्लोन। तो अगर हम बॉम्ब साइक्लोन देखें तो एक साल में कुछ ऐसे 45 साइक्लोन्स को देखा गया है जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में आए हैं। 26 ऑफ देम हैज़ केम टू सदर्न हेमिस्फेयर एंड ये काफ़ी एक्सप्लोसिवली डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एक्सप्लोसिव साइक्लोन्स भी कह दिया जाता है। एंड ज़्यादातर विंटर के टाइम पे और ज़्यादा नदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे एक्सप्लोसिव साइक्लोन्स देखने के लिए मिले हैं। मेनली आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक एरिया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाला जो एरिया है, साउथ वेस्ट जो पैसिफिक ओशन है, साउथ अटलांटिक वाला जो एरिया है, ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा ऐसे इंटेंसिफाइड मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स देखने के लिए मिलते हैं। जेनेसिस, ये सब आप अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं। कि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर एक दूसरे से मीट करती है तो जो फ्रंट्स बनते हैं, उन फ्रंट्स की वजह से यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होता है। तो बहुत रैपिडली प्रेशर ड्रॉप करेगा, कन्वर्जेंस होंगी, विंड्स यहाँ पे पहुँचेंगी और वार्म और कोल्ड विंड जहाँ पे एकदम से मीट करेंगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। तो कुछ नहीं करना, आज आपने अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में जो टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए और सिर्फ ये चीज़ ऐड कर लीजिए कि अगर लेस देन 24 आवर्स में 24 MBs से भी प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो इससे इंटेंसिफाइड कंडीशन को कहा जाता है बॉम्ब साइक्लोन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले EPFO क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो वर्कफोर्स है उसका ये प्रोविडेंट फंड और जो पेंशन अकाउंट्स हैं ये उसको मैनेज करते हैं। इट बेसिकली इम्प्लीमेंट्स द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये जो एक्ट है 1952 का, ये एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि फैक्ट्रीज में या फिर और एस्टैब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं उनको प्रोविडेंट फंड्स बेसिकली प्रोवाइड करें। It is administered by Ministry of Labour and Employment under Government of India. And worldwide, it is one of the largest social security organization. अगर हम इसके क्लाइंटेल की बात करें या फिर जिस वॉल्यूम में यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ना जो फंड्स EPFO को मिलते हैं इसको लेकर 2015-16 में EPFO में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू किया। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, इसके अंदर जो मनी है दैट इज़ इन्वेस्टेड इन अ कंपनी बाय परचेजिंग देयर शेयर्स। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो उस कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको परचेज किया जाता है। तो कुछ यहाँ पे 15% जो इनफ्लो है उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। 45% to 65% जो इनफ्लो है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो क्योंकि पार्ट ऑफ द इनकम द फ्लो विच इज़ कमिंग टू EPFO इज़ डिप्लॉयड इन स्टॉक मार्केट्स, तो इसको अभी तक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो थे उनके थ्रू इसको अप्लाई किया जाता था। लेकिन आज ये न्यूज़ आई है कि EPFO ने डिसाइड किया है दैट दे विल अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो कि डेली इन इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी डेविएशंस आ रहे हैं, उन सबको रिपोर्ट करेगा। तो बेसिकली एक ऑडिटर जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स को ऑडिट करेगा और जो कोई भी वॉलेटिलिटी आ रही है स्टॉक मार्केट्स के अंदर उसको इंश्योर करेगा। दे विल इंश्योर कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो सेफ रहे। तो इसको लेकर एक अपना यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। ना अगर EPFO को लेकर कुछ और डिटेल्स देखें तो 1 नवंबर इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज द फाउंडेशन डे ऑफ EPFO। इस दिन पहली बार एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम जो थी 1 नवंबर 1952 को पहली बार ये स्कीम रोल आउट की गई थी एंड दिस वाज द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर EPF।
ना ईपीएफओ की विजन यही है कि ये अपने आप को इस तरह से रिपोजिशन करे दैट इट हैज़ अ वर्ल्ड क्लास सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये डेफिनेटली जो फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज हैं उन सबको मीट करें, जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर एक कैटेगरी की स्टेक होल्डर्स की, उन सबको ये मीट कर सके। इसको लेकर हमारे पास आता है ईपीएफओ विजन 2030। तो अगर हम ईपीएफओ की विजन देखें तो बेसिकली सबसे पहले यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज ऑन मैंडेटरी बेसिस। इंडिया के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं मैंडेटरी बेसिस पे उनकी सोशल सिक्योरिटी कवर हो अंडर ईपीएफओ इन अ वे ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी तरह से जो वर्कर्स हैं ये यूनिवर्सली इस सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंदर इंक्लूड हो सके, ये इनका पहला विजन है। आफ्टर दैट जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं ईपीएफओ बेनिफिट्स के लिए वो इम्प्रूव हो सके विद द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। एंड सिमिलरली जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, जो बेनिफिट स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्रूव हो सके टू प्रोवाइड दी सोशल सिक्योरिटी। ईपीएफओ की मेनली 3 स्कीम्स रन करती हैं। एक तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम है 1952। इसके अंदर जो भी अक्यूमुलेशन की गई है एम्प्लॉय ने प्लस जो इंटरेस्ट था वो रिटायरमेंट या फिर डेथ के टाइम पे दी जाती है। पार्शियल विड्रॉज अलाउ किए जाते हैं फॉर एजुकेशन, मैरिज, इलनेस, हाउस कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए पार्शियल विड्रॉ भी करवाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर की विजन है हाउसिंग फॉर ऑल इंडियंस बाय 2022। इसके अंदर जो ईपीएफओ मेंबर्स हैं इनके लिए भी एक स्पेसिफिक हाउसिंग स्कीम चलाई गई है। इसके अलावा ईपीएफओ की पेंशन स्कीम है 1995। इसमें मंथली बेनिफिट दिया जाता है फॉर रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी, इफ़ देयर इज सर्वाइवर, विडो या फिर चिल्ड्रन अगर हैं तो उनको मंथली बेनिफिट दिया जाता है। देन वी ऑल्सो हैव इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1976 जिसके अंदर इन केस ऑफ डेथ जो एम्प्लॉय है जो कि मेंबर था इंश्योरेंस स्कीम का उनको बेनिफिट दिया जाता है। द बेनिफिट इज़ अबाउट 20 टाइम्स ऑफ देयर वेज एंड ये मैक्सिमम 6 लाख तक की लिमिट को टच कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक न्यू मॉडल प्रपोज किया जिसे कहा जा रहा है फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़, जिसके अंदर जो सिटीज़न हैं उनकी जो मल्टीपल डिजिटल आईडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, इन सब को आपस में इंटरलिंक किया जा सके एंड दे कुड बी स्टोर्ड, और इन सभी को एक ही यूनिक आईडी के थ्रू एक्सेस किया जा सके। तो इसको कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़। सो मिनिस्ट्री ने ये ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है एंड इसके अंदर ये अम्ब्रेला डिजिटल आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है, और वो कह रहे हैं दैट दिस विल एम्पावर सिटीजन, और जो कंट्रोल है दैट विल गो टू सिटीजन। उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं इसको लेकर जो कंट्रोल है वो सिटीजन्स के पास ही रहेगा कि वो कौन सी आईडी यूज़ करना चाहते हैं फॉर व्हाट पर्पस। एंड बहुत जल्द ये जो प्रपोजल है ये पब्लिक डोमेन में भी आने वाला है एंड मिनिस्ट्री इज सीकिंग कमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बाय February 27। तो ये जो फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी है, कहा जा रहा है कि ये एक तरह से एक रजिस्ट्री का की है जिसके अंदर जो सेंटर है या जो स्टेट की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको इकट्ठा स्टोर किया जा सके। सिटीज़न अपनी डिजिटल आईडी को यूज़ करे ताकि कोई भी अगर थर्ड पार्टी सर्विस है, कोई भी ऑथेंटिकेशन उनको करनी है, अगर कोई केवाईसी उनको फिल करना है, तो उसके लिए उनके पास एक डिजिटल आईडी होगी जिसके अंदर सारी की सारी जो उनकी आईडीज़ हैं वो सब वहाँ पे इंटरलिंक्ड होंगी। सो ऑल द डिजिटल आइडेंटिटीज़ कैन बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इससे मेनली यही होगा कि जो रिपीटेड वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसको पूरे के पूरे प्रपोजल को मूव भी किया है अंडर इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0। नाउ इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर ये सबसे पहले 2017 में प्रपोज किया गया था, और इनका जो व्यू था दैट वाज कि जो आईटी डेवलपमेंट्स हैं उनको अलाइन किया जा सके विद द बिजनेस विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट हम कर सके। तो 2017 में ये इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर आया। नाउ इस फ्रेमवर्क को अपडेट किया गया और अब आया है इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0, एंड इसके अंदर जो पब्लिक है और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं दे विल डिज़ाइन दिस आईटी आर्किटेक्चर, एंड ताकि जो इसका स्पैन है
वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज तक ना रह सके, रैदर जो होलिस्टिक कस्टमर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक है, वहाँ तक इसका जो बेनिफिट है वो पहुँच सके ना। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम इस फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की बात करें तो कह लीजिए कि ये एक अम्ब्रेला डिजिटल आइडेंटिटी है। इसके अंदर जो भी हमारी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज़ हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा एंड बार बार रिपीटेड वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर एक अपडेटेड फ्रेमवर्क आएगा ऑफ इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, जो कि आईटी फ्रेमवर्क के थ्रू सेंटर या स्टेट या पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ तक इसका जो रीच है वो पहुंच पाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो विंटर मंथ्स चल रहे हैं और इस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स रिसीव करते हैं। बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया, बर्ड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हिमालय, दे ऑल विजिट इंडिया। एंड यहाँ पे भी अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में विंटर मंथ्स में हिमालयाज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे पहुँचती हैं, और इसी को लेकर ये प्रेजेंट न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया है। तो प्रेजेंटली सुंदरबंस के रिवर्स या फिर संतरागाची झील जो वहाँ पे है हावड़ा के पास, एंड कुलीक बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे वेल नोन ये स्पॉट्स हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करती हैं हर साल, और इस साल भी ये बर्ड्स यहाँ पे पहुँची हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने एक सर्वे भी कंडक्ट किया जिसमें ये पता चला कि वो वाटर बॉडीज़ जो कि बंकुरा एरिया में है, जो कि मेनली एक सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स पहुँची हैं। सो बंकुरा ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ इमर्ज्ड एज अ न्यू हेवन फॉर दीज माइग्रेटरी बर्ड्स। इन बर्ड्स में हमारे पास लेसर विस्लिंग डक, रेड चेस्टेड पोचर्ड, कॉमन पोचर, टफ्टेड डक, नदरन पिनटेल, ऐसी बर्ड्स यहाँ पे पहुँची हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम हेल्थ की बात करें, सो द बर्ड्स दे आर इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। एंड इसके एक एग्जांपल भी दिया गया कि देयर इज अ बर्ड कॉल्ड एज रूफस टेल्ड लार्क। ये इसने मुकुट मणिपुर जो एरिया था उसको लीव कर दिया था इन 2018। ये 2018 में मुकुट मणिपुर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी और कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेंट को यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो बर्ड है इसने उस एरिया को छोड़ दिया। लेकिन 2020 में ये बर्ड वापस वहाँ पे पहुँचती है, एंड जब वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है और जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसीलिए बर्ड्स को इंडिकेटर्स भी बताया जाता है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पोल्यूशन कैसा है, स्लाइटेस्ट चेंजेस भी अगर होते हैं तो बर्ड्स उसको लेकर अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना रिएक्शन देती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप you guys enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.